को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेज। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी। देखिए, एनिमल फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। ये एनिमल टिश्यूज़ का पार्ट 1 है, जिसमें आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में मेनली मैं पढ़ाऊंगी। पार्ट 2 में बाकी के 3 टिश्यूज़ जो हैं वो कवर कर दिए जाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जो कि है एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में भी मेनली जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, देखिए टिश्यूज़, आप जानते हैं कि एनिमल मल्टी सेलुलर हैं और हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप्स की सेल से बनी है। तो सेम तरह की सेल्स जो हैं, जो सिमिलर हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है, उनका फंक्शन सेम है, वो इकट्ठा होंगी, ऑर्गेनाइज होंगी और टिश्यू बनाएंगी। तो अलग अलग तरह के टिश्यूज़ हमारी बॉडी में पाए जाएंगे। वही टिश्यूज़ मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन मिलके क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। और फाइनली ऑर्गन सिस्टम की वजह से जो है हमारा पूरा बॉडी जो है वो बना होता है। हम अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाते हैं। देखिए, tissues are group of cells that have a similar structure and act together to perform a specific function. अब ये बात तो आप समझ गए कि टिश्यूज़ जो हैं वो सेल्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और वो एक साथ सेम तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टिश्यू जो वर्ड है ये एक ओल्ड फ्रेंच वर्ब से आया है, जिसका मतलब होता है, टिश्यू का मतलब टू वीव। अब टिश्यू देखिए क्या करता है, टिश्यू बुनता ही तो है। हमारी पूरी बॉडी का संरचनात्मक इकाई सेल है। सेल मिल मिल के क्या करता है, सेल का ग्रुप बनता है टिश्यू, और टिश्यू ही तो बाद में फिर वीव होके हमारा बॉडी बनाता है। तो एनिमल्स में 4 तरह के टिश्यूज होते हैं मेनली: कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जो है, जब हम एपिथेलियल टिश्यू को देखेंगे, आप डायग्राम भी देखेंगे, एपिथेलियल टिश्यू में आपको दिखते हैं सेल्स जो कॉन्टिन्यूअस सीड्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं। सिंगल लेयर में भी हो सकती हैं और मल्टीपल लेयर्स में भी हो सकती हैं। ये मत सोचिएगा कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एक ही सिंगल लेयर में होगा। सिंगल लेयर में भी होगी, मल्टीपल लेयर्स में भी होंगी। मल्टीपल लेयर्स में होगी तो तुम स्ट्रेटिफाइड बोल दोगे, है ना। अब ये क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कवर करता है हमारी बॉडी को, और बहुत सारी कैविटीज़ होंगी, ऑर्गन्स होंगे, ट्यूब्स होंगी, जिनकी लाइनिंग जो है, जिनकी लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू ही फॉर्म करता है। फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इंक्लूड्स, क्या क्या फंक्शन करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोटेक्शन का करेगा। प्रोटेक्ट करता है ये, मतलब एपिथेलियल टिश्यू के अंडर, ठीक है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के अंडर, हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर गए थे, ठीक। एपिथेलियल टिश्यू के अंडर क्या होता है, जितनी भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू उन स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करता है। किससे? डिहाइड्रेशन से, या कोई हार्मफुल केमिकल्स हैं, उन हार्मफुल केमिकल्स से भी एपिथेलियल टिश्यू जो है अपने अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को, ऑर्गन्स को, बाकी के टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट कर सकता है। उसके साथ एपिथेलियल टिश्यू का काम हम देखेंगे सिक्रीशन में। सिक्रीशन के साथ साथ एपिथेलियल टिश्यू का काम एब्जॉर्प्शन में भी होता है। तो ये 3 मेन फंक्शन हैं जो एपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म करता है: प्रोटेक्शन का, सिक्रीशन का एंड एब्जॉर्प्शन का। खास बात याद रखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू के पास अपना नर्व सप्लाई होता है, लेकिन अपना ब्लड सप्लाई नहीं होता है। एपिथेलियल टिश्यू के पास अपना नर्व सप्लाई तो है, लेकिन अपना वैस्कुलर सप्लाई जो है नहीं है। इसका मतलब एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एवास्कुलर होता है। कैसा होता है एपिथेलियल टिश्यू? एवास्कुलर होता है, और इसके पास अपना नर्व सप्लाई ज़रूर है। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो आसपास के ही टिश्यू में लोकेटेड होती हैं, और जो एक्सचेंज होगा मटेरियल का एपिथेलियल टिश्यू के बीच में और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में, वो डिफ्यूजन से होगा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो है मतलब एडजेसेंट टिश्यू रहेगा, वहीं पे आपको ब्लड वेसल्स वगैरह दिखेंगी, है ना। तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो आसपास के बाकी के टिश्यू में भी होंगी। तो मटेरियल का एक्सचेंज होना है,
एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू में, तो किसके थ्रू होगा? डिफ्यूजन के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? डिफ्यूजन के थ्रू होगा। 3 टाइप के सेल जंक्शन हमको एपिथेलियम में देखने को मिलते हैं, गैप जंक्शन, एदरिंग जंक्शंस एंड टाइट जंक्शंस। कौन कौन से हो गए? गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन बिल्कुल टाइट होते हैं, लीकेज को भी रोक देते हैं। एडरेंस जैसे कि डास्मोसोम होते हैं, है ना, एडरिंग जंक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं? और डास्मोसोम। और थर्ड वन क्या आ गए? गैप जंक्शंस। तो ये 3 जंक्शंस हमको एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलते हैं। तो बेसिक हमारा फॉर्म हो गया कि हमें शीट की तरह दिखेगा। शीट की फॉर्म में सिंगल लेयर भी हो सकता है, मल्टीपल लेयर भी हो सकता है। मेन फंक्शन रहेगा प्रोटेक्शन का, सिक्रेशन का, एब्जॉर्प्शन का, अपना नर्व सप्लाई होगा, लेकिन अपना ब्लड सप्लाई नहीं होगा। ब्लड सप्लाई आसपास के टिश्यू से आएगा और जो एक्सचेंज रहेगा एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू के बीच में वो डिफ्यूजन से रहेगा। 3 तरह के जो जंक्शंस हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, एदरिंग जंक्शंस, टाइट जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। ठीक है, तो देखिए ब्रॉडली हम बात करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू को 2 मेन में डिवाइड किया गया है। एक कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम आता है और दूसरा जो है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम आता है। तो एपिथेलियम मतलब ये आपका बड़े स्पेक्ट्रम पे ले हम तो 2 टाइप्स में, है ना। तो कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम। अब दूसरा कौन सा बताया मैंने? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम में क्या होता है? डेफिनेटली नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि जो भी एपिथेलियम क्या करेगा, जो भी एपिथेलियम कवरिंग फॉर्म करेगा, जो भी एपिथेलियम जो है वो आपका, चलिए आपको यहाँ पे थोड़ा पॉइंटर से ही मैं करा देती हूँ, बीच में लेना नहीं चाहिए था, वैसे इट्स ऑल राइट। देखिए जो भी एपिथेलियम जो है वो कवरिंग फॉर्म करता है, लाइनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन फॉर्म करता है, जैसे स्किन का, ट्यूब्स का, ठीक है, एटसेट्रा, तो उसको हम कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम बोल देंगे। और कवरिंग एपिथेलियम को फर्दर डिवाइड किया गया है। कवरिंग एपिथेलियम हमारा फर्दर डिवाइड है सिंपल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में। किस किस में डिवाइड है? सिंपल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में। देखिए सिंपल एपिथेलियम में एक ही लेयर हमको देखने को मिलेगी, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में हमको ज़्यादा लेयर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। सिंपल एपिथेलियम में कितनी लेयर्स होंगी बताइए? 1 लेयर होगी। तो सबसे पहले चलिए सिंपल स्क्वामस, इसमें सिंगल लेयर होगा लेकिन फ्लैट सेल्स होंगी। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सिंगल लेयर होगा और फ्लैट सेल्स होंगी, और ये आपको हार्ट की लाइनिंग पे, ब्लड वेसल की लाइनिंग पे, लिम्फेटिक वेसल्स की लाइनिंग पे दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ये दिखता है। बोमेन्स कैप्सूल में, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐड नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आपको याद रखना है। बोमेन्स कैप्सूल में स्क्वामस एपिथेलियम होता है। लिम्फेटिक वेसल, ब्लड वेसल, लाइंस ऑफ हार्ट तो आप समझ गए। जो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स और बोमेन्स कैप्सूल आप 2 यहाँ पे ऐड करेंगे, दोनों में ही सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। फंक्शन रहेगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, ऑस्मोसिस एंड सिक्रेशन। ठीक है, तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आप समझ गए कि एक लेयर होगी फ्लैट सेल्स की, हार्ट, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स, बोवेन कैप्सूल्स, और जो एल्वियोलाई हैं वो लंग्स के, उनमें हमको देखने को मिलेगा। काम मिली डिफ्यूजन हो गया। अब ऑस्मोसिस स्पेशल टाइप का क्या है? डिफ्यूजन ही है। सिक्रीशन आप यहाँ इग्नोर कर सकते हैं, मेन सिक्रीशन एक तरह से आता भी नहीं है, आता भी है, ठीक, जैसे सीरस मेम्ब्रेन से सिक्रीशन भी आ जाता है, लेकिन मेन काम होता है डिफ्यूजन का। फिर आता है आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये भी सिंगल लेयर होगा क्यूब शेप्ड सेल का। ठीक है, अब ये क्या करता है? कवर करता है ओवरी के सरफेस को, लाइन करता है किडनी ट्यूब्यूल्स को, और एंटीरियर सरफेस जो होता है आई के लेंस का, उसको भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही लाइन करता है। ओके, तो चल गया आपको पता कि कहाँ कहाँ होगा, कहाँ होगा। जो आपका ओवरी का सरफेस हो गया, किडनी के ट्यूब्यूल्स हो गए, किडनी के ट्यूब्यूल्स में
अब ये ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि जब हम एक एक सिस्टम पढ़ेंगे ना, एक एक सिस्टम पढ़ने के दौरान हमको फिर से समझना होता है कि किसमें कौन सा एपिथेलियम है। पूछा भी जाता है कि आपका जो टिब्यूल्स है किडनी में, उनमें कैसा एपिथेलियम होता है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। और आई लेंस का जो इंटीरियर सरफेस है उसमें भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही है। मेन काम जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का है वो आ जाएगा सिक्रीशन का एंड एब्जॉर्प्शन का। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम दो टाइप का होता है। देखिए सिलिएटेड, पहली बात तो सिंपल मतलब एक लेयर होगी, कॉलम टाइप सेल, कॉलम की शेप में सेल्स बनी होगी। सिलिएटेड में क्या होगा, सिंगल लेयर होगी, सिलिएटेड कॉलम लाइक सेल्स होंगी, न्यूक्लियाई होगा एंड कंटेन गॉबलेट सेल्स, लाइंस goblet cells, lines bronchiole, uterine, central canal of spinal cord, etc. और it moves mucus by ciliary action। ठीक है, मूव करता है किसको, सिलियरी एक्शन से। देखिए गॉबलेट सेल्स तो आप इसमें नहीं लेंगे, ठीक है, गॉबलेट सेल्स आप इसमें नहीं लेंगे फॉर श्योर, इसमें आपको गॉबलेट सेल्स नहीं लेनी है। ठीक, यहाँ पे जो सिलिएटेड सेल्स में जो सीलिया होता है ना, वो कहाँ पे होता है, वो होता है कहाँ पे बताइए, बिल्कुल एपिकल सरफेस पे होगा और कहाँ पे होगा। ठीक है, तो मेनली आपको सिलिएटेड जो है एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर ले लीजिए। ठीक है, सिलिएटेड कॉलमनर आपको कहाँ पे दिखेगा, फैलोपियन ट्यूब, इंपॉर्टेंट वन अगेन मिसिंग, फैलोपियन ट्यूब में दिखेगा। ठीक है, फिर आपके सेंट्रल कैनाल और स्पाइनल कॉर्ड में तो आपको समझ आ गया। ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं, वहां भी दिखेगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी दिखेगा। ठीक है, गॉबलेट सेल्स नहीं होंगी। मेन काम क्या होगा, म्यूकस को मूव करना बाय सीलियरी एक्शन। नॉन सिलिएटेड कॉलमनर में क्या होता है, नॉन सिलिएटेड कॉलम लाइक सेल्स होंगी जो लाइन करता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को, बहुत सारी ग्लैंड्स के डक्ट्स को, है ना। तो जैसे आपके पास माइक्रोविलाई हो गए, ठीक, जैसे आपको गॉबलेट सेल्स होगी। गॉबलेट सेल्स क्या होती है, मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो सिक्रीट करती हैं म्यूकस को। गॉबलेट सेल्स क्या होती हैं, मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये आपका एग्जाम्पल आ गया। मेन काम कॉलमनर एपिथेलियम का भी किसका है, सिक्रीशन का है। ठीक है, और मतलब कॉलमनर एपिथेलियम का सिक्रीशन का होगा, एब्जॉर्प्शन का होगा, कुछ केसेस में प्रोटेक्शन भी कर सकता है। ठीक है, नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम जो है आपको देखिए और कहाँ देखने को मिल सकता है, गॉल ब्लैडर में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास जो गॉबलेट सेल्स होंगी, माइक्रोविलाई होंगी, ठीक है, वो क्या होते हैं, समझ गए। गॉबलेट सेल्स मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं जो सिक्रीट करती हैं म्यूकस। माइक्रोविलाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस जो इंक्रीज करती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में नॉन सिलिएटेड जो सेल्स होती हैं उसमें दो टाइप की सेल्स रहती हैं। ठीक, दो टाइप की सेल्स मतलब कॉलमनर सेल्स होंगी जिनके क्या होगा, माइक्रोविलाई भी हो सकता है और उनके पास गॉबलेट सेल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, माइक्रोविलाई भी हो सकता है इनमें। इट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ सेल, रिमेंबर, नॉन सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, इट कंटेन टू टाइप्स ऑफ सेल्स, columnar epithelial cells with microvilli at their apical surface and goblet cells। ठीक है, तो ये दो टाइप की सेल्स हमको मेनली नॉन सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये एग्जाम्पल मतलब अपने आप में ये सेल जो है ये क्या है, एपिथेलियल सेल है। माइक्रोविलाई जो है वो प्रोजेक्शंस होंगी। ठीक, समझ के किसको लाइन कर सकते हैं, गॉबलेट सेल किसको लाइन कर सकती हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को लाइन कर सकती हैं, डक्ट्स को और लाइन कर सकती हैं बहुत सारी ग्लैंड्स की। यहाँ कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड कौन कहाँ पे होगा। देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, सिंपल स्क्वामस है, फ्लैट सिंगल लेयर है, सिंपल क्यूबॉइडल है, क्यूब लाइक सेल्स हैं, सिंपल कॉलमनर है, कॉलम लाइक सेल्स हैं, बीच जैसे में आपको यहाँ न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है। ठीक है,
अब स्ट्रेटिफाइड देख लेंगे आप, ये स्ट्रेटा बने हुए हैं बहुत सारे। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल आ जाएगा तो क्यूब लाइक बने होंगे, कॉलमनर आ जाएगा तो फिर क्या कॉलम लाइक बने होंगे, फ्लैट लाइक बने होंगे तो स्क्वामस आ जाएगा। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर या कोई भी स्यूडो स्ट्रैटिफाइड टाइप ऑफ एपिथेलियम क्या होता है कि उसमें हमको बहुत सारे स्ट्रेटा होने का ऐसा लगता है कि बहुत सारी लेयर्स बनी हैं। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियाई जो हैं वो बेस पे या किसी सर्टेन पोजीशन पे नहीं होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, है ना, जिसकी वजह से हमको बहुत सारी लेयर्स हैं ऐसा लगता है। ठीक, क्लियर हो गया? तो चलिए इतना आप समझ गए हैं कि टाइप्स ऑफ एपिथेलियम क्या है। अब चलिए हमने सिंपल एपिथेलियम कर लिया, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हालांकि मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस रहेगा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में क्या रहेगा, देखिए बहुत सारी लेयर्स होंगी सेल्स की, ठीक है, क्यूबॉइडल और टू कॉलमनर सेल्स, ठीक, सेवरल लेयर ऑफ डिफरेंट सेल फ्रॉम क्यूबॉइडल टू कॉलमनर सेल, बट द एपिकल सेल्स कंटेन फ्लैट सेल्स, ठीक है, बहुत सारी। अब आपने पीछे जो, अच्छा चलिए एक बार पीछे जाके देखते हैं एक बार, है ना, ये देखिए कॉलमनर और थोड़ी क्यूबॉइडल सेल्स भी दिखाई दे रही हैं आपको, लेकिन जो सबसे एपिकल लेयर होगा उस पे आपको फ्लैट सेल्स दिखाई देंगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में, ठीक है। देखिए केराटिनाइज्ड लाइंस द लेयर ऑफ स्किन वाइल नॉन केराटिनाइज्ड लाइंस फेरिंक्स लैरिंक्स वाजिना। देखिए अगर केराटिनाइज्ड है एपिथेलियम तो स्किन को लाइन करेगा, नॉन केराटिनाइज्ड है तो फेरिंक्स लैरिंक्स वाजिना को लाइन करेगा। मेन फंक्शन होगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस का प्रोटेक्शन। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में ज़्यादा लेयर्स होंगी, एपिकल लेयर मेनली क्यूब शेप की होगी, डक्ट ऑफ अडल्ट स्वेट ग्लैंड्स एंड पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा को लाइन करता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल सेल्स। स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं अडल्ट में, जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उनकी डक्ट को जो है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइन करता है, और मेल यूरेथ्रा के बहुत सारे पार्ट्स को भी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही लाइन करता है। काम है प्रोटेक्शन का, एब्जॉर्प्शन का और लिमिटेड सिक्रीशन का। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर में अगेन बहुत सारी लेयर्स होंगी, एपिकल लेयर जो है कॉलम जैसी होगी, यूरेथ्रा को लाइन करता है, एक्सक्रीटरी डक्ट्स को लाइन करता है, और कुछ कंजक्टिवा जो है आई का उसके पार्ट्स को भी लाइन करता है, ठीक है ना। क्या काम हो जाएगा, देखिए जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है आपका पेंक्रियाटिक डक्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। मेन काम स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर का जो है वो क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर का होगा प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन। जो पेंक्रियाटिक डक्ट मैंने कहा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कहा उसमें, है ना। मेन काम क्या होगा लेकिन स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर का, सिक्रीशन एंड प्रोटेक्शन रहेगा। फिर आता है आपके पास एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है, ठीक है। अब सेल्स जो है एपिकल सरफेस पे जब वेरिएबल होती हैं, स्क्वामस जब स्ट्रेच हो, क्यूबॉइडल जब रिलैक्स हो, ठीक, तो इस तरह के एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब ये लाइन करता है यूरिनरी ब्लैडर को, यूरेथ्रा के कुछ पार्ट्स को, यूट्रस को भी, और इसका मेन फंक्शन होता है कि ये डिस्टेंशन होने देता है, इट परमिट्स डिस्टेंशन। क्लियर? तो ये भी हो गया स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। आपको हर एक फंक्शन को ध्यान से सुनना है। चलिए अब यहाँ पे हमने अपना एक टाइप का तो कंप्लीट कर लिया, कि कौन सा हमने कंप्लीट कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया अपना वो एपिथेलियम जो लाइन करता है, जो किसको लाइन करता है, कवर करता है, कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम को हमने अपना कंप्लीट कर लिया। इसके आगे हमारे पास आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या होता है, दिस मेक्स द सिक्रेटिंग पोर्शन ऑफ ग्लैंड्स। जब भी देखिए चाहे क्यूबॉइडल है चाहे कॉलमनर है, जब ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं फॉर द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन, तो हम इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोल सकते हैं। अभी ग्लैंडुलर एपिथेलियम जैसा कि मैंने बताया क्यूबॉइडल और कॉलमनर कुछ भी हो सकता है, मैंने स्क्वामस नहीं कहा, मैंने कहा मेनली क्यूबॉइडल और कॉलमनर कुछ भी हो सकता है। मेन काम क्या रहेगा, सिक्रीशन का रहेगा, ठीक है। चलिए दो टाइप के होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसी होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं या डक्ट वाली होती हैं, बताइए। ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, हाँ। देखिए हार्मोन डिफ्यूजेस इनटू ब्लड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एग्जांपल इंक्लूड एड्रिनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैंक्रियास एटसेट्रा। अब आप पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो बताइए कैसी हैं ग्लैंड्स। आपकी
डक्टलेस हैं या डक्टेड ग्लैंड्स हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, याद रखिएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं आपकी कैसी होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पता चल गया, कौन कौन सी हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, पीनियल ग्लैंड है, पैंक्रियाज आपका एंडोक्राइन ही नहीं आता, पैंक्रियाज आपका एक्सोक्राइन भी आता है, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो आप फर्दर जब आपको नर्वस टिश्यू पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा। मेन काम क्या है, हार्मोन को रिलीज करना है और बॉडी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करना है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन रिलीज करती हैं और मेनली जो है डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो रिलीज करेंगी अपना सिक्रीशन विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स इनटू द ब्लड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हैं देखिए वो अलग अलग तरीके से उनको क्लासिफाई किया गया है, हालांकि फिर भी सुन लीजिए, आपका जो भी स्वेट ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स हैं, ईयरवैक्स है, सलाइवा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ग्लैंड्स हैं, म्यूकस ग्लैंड्स हैं, सारी की सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो देखिए इनका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लैंड्स को जो है क्लासिफाई किया गया है एज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जैसा नाम सजेस्ट करता है, यूनिसेलुलर सेल्स जो हैं वो सिंगल सेल्ड होंगी, जैसे कि गॉबलेट सेल्स। ग्लैंडुलर सेल्स जो हैं मेनली कैसी है, गॉबलेट सेल भी कैसे हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम वाली ही सेल्स हैं, ठीक, जो सिक्रीट करेंगी म्यूकस को। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स जो हैं वो बहुत सारी सेल्स की बनी होती हैं और मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स जो हैं फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। तो हमने जान लिया कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर होंगी, मल्टी सेलुलर होंगी। यूनिसेलुलर में आपके पास सिंगल जो है वो सेल रहेगा, सिंगल सेल्ड ग्लैंड आपके पास आ जाती है गॉबलेट सेल्स और जो सिक्रेट करेंगी म्यूकस को। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स जो है फर्दर डिवाइडेड हैं और टाइप्स में, जैसे कि सिंपल ग्लैंड्स। सिंपल ग्लैंड्स में आ गया पहले सिंपल ट्यूबुलर, जिसमें सिक्रेटरी पोर्शन जो होगा वो स्ट्रेट रहेगा, अटैच्ड होगा एक सिंगल अनब्रांच्ड डक्ट से। एग्जाम्पल आता है आपका ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या एग्जाम्पल आ गया, ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आपका सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर आ गया, सिक्रेटरी पोर्शन ब्रांच होगा। अब ट्यूबुलर में सिंपल पोर्शन स्ट्रेट था और अटैच था सिंगल अनब्रांच्ड डक्ट से। सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर भी क्या है, सिक्रेटरी पोर्शन ब्रांच है लेकिन अटैच है वो एक सिंगल अनब्रांच डक्ट से ही। फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर होती हैं, ठीक है। फिर आता है सिंपल कॉइल्ड, सिक्रेटरी पोर्शन कॉइल होगा, अटैच होगा अनब्रांच डक्ट से। स्वेट ग्लैंड सिंपल कॉइल ग्लैंड हैं, मतलब में उसमें बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, और ये ग्लैंडुलर सेल्स हैं। सिंपल एसिनर मतलब राउंड सा पोर्शन होगा, जो सिक्रेटरी पोर्शन होगा, अटैच होगा सिंगल अनब्रांच डक्ट से। तो ये हो गया ग्लैंड्स ऑफ पिनाइल यूरेथ्रा, सिंपल एसिनर होती हैं। सिंपल ब्रांच यानी सर राउंड होगा सिक्रेटरी पोर्शन लेकिन ब्रांच होगा पर अटैच होगा अनब्रांच डक्ट से ही। तो इसमें हो गई सिबेशियस ग्लैंड्स, ठीक। फिर कंपाउंड ग्लैंड्स की बात करते हैं तो कंपाउंड ट्यूबुलर होंगी, तो मतलब सिक्रेटरी पोर्शन स्ट्रेट है लेकिन कंपाउंड में जो अब अटैच करेगी सिक्रेटरी पोर्शन वो ब्रांच्ड डक्ट से करेगी, है ना। पहले सिंपल ट्यूबुलर था, अनब्रांच्ड डक्ट था, है ना। स्ट्रेट पोर्शन था सिक्रेटरी पोर्शन और जिससे अटैच होना था एंड इज अटैच टू अनब्रांच्ड डक्ट। लेकिन कंपाउंड ट्यूबुलर किससे अटैच है, एक ब्रांच डक्ट से। वहीं कंपाउंड एसिनर आप जानते हैं सिक्रेटरी पोर्शन राउंडेड होगा और अटैच्ड होगा ब्रांच डक्ट से। मामरी ग्लैंड्स में कंपाउंड एसिनर हमको कैसी होती है, कंपाउंड एसिनर ग्लैंड्स होती हैं। कंपाउंड ट्यूबुलर एसिनर में क्या होगा, सिक्रेटरी पोर्शन स्ट्रेट भी होगा, राउंडेड भी होगा और अटैच होगा एक ब्रांच डक्ट से। मतलब सिंपल में अनब्रांच डक्ट से अटैच्ड है और कंपाउंड में ब्रांच्ड डक्ट से अटैच्ड है, इतना है। तो इसमें आपके पास आ गया एसिनर ग्लैंड्स ऑफ पैंक्रियास कंपाउंड ग्लैंड्स में, ठीक है। तो देखिए ये देख लीजिए, सिंपल आपका सिंपल एल्वियोलर एसिनर ग्लैंड्स हैं। देखिए यहाँ पे डक्ट, देखिए ये अनब्रांच्ड है, ठीक। ये देखिए सिंपल ब्रांच एल्वियोलर, इसमें तो ये ब्रांच है, ठीक है, सिबेशियस ग्लैंड्स, और ये अनब्रांच से ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। कॉइल्ड देखिए इस तरह से कॉइल्ड है ना, ये भी ब्रांच है। अगर आप कंपाउंड की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ब्रांचिंग है, ये इधर से ब्रांच्ड है,
मैमरी ग्लैंड्स, ये देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, ये कंपाउंड ट्यूबुलर है, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर है, सलाइवरी ग्लैंड्स में आपको दिखेगा है ना। तो चलिए ये हो गया आपके क्या क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, पर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक, अब है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो है वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द सिक्रेटरी पोर्शन इज रिलीज्ड। सिक्रेटरी पोर्शन जो है, समझ रहे हैं आप, सिक्रेटरी जो सिक्रीशन जहां से होना है वो कैसे रिलीज होता है। तो 3 टाइप का सेल्स आता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे भी। एक आता है मीरोक्राइन ग्लैंड्स। मीरोक्राइन ग्लैंड्स में सिक्रेशंस जो हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं ऑन राइबोसोम्स अटैच्ड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मीरोक्राइन ग्लैंड्स क्या समझ के आप, मीरोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होगा, secretion of merocrine glands are synthesized on ribosome attached to rough endoplasmic reticulum। फिर उनकी प्रोसेसिंग होती है, पैकेजिंग होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, और वो सिक्रेटरी वेसिकल की फॉर्म में एक्सोसाइटोसिस की तरह निकल। अब आपको पता है एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, वेसिकल जो है मैम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा और अपना सारा मटेरियल बाहर रिलीज कर देगा। तो एग्जाम्पल आपके पास आ गया जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पेंक्रियाज। एपोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या करता है, अकमुलेट करेगा सिक्रेटरी प्रोडक्ट को एट द एपिकल सरफेस ऑफ सिक्रेटरी सेल्स। एपोक्राइन ग्लैंड में हो गया अकमुलेट सिक्रेटरी प्रोडक्ट कहाँ पे, एपिकल सरफेस ऑफ सिक्रेटिंग सेल्स की। फिर वो पोर्शन जो है पिंच ऑफ हो जाएगा पूरी सेल से और अलग हो जाएगा। ठीक, फिर आता है आपके पास, इसमें आ गई आपकी स्वेट ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स। आपको एक आपने अच्छे से देखा, दोबारा देख लेना चाहिए। स्वेट ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स हुई, और कौन किस तरह की ग्लैंड्स हुई जानकारी होनी चाहिए। होलोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड्स जो है इनमें क्या होगा, सिक्रेटरी पोर्शन इज अकमुलेटेड इन द साइटोसोल ऑफ द सेल। ठीक है, जैसे ही फिर सिक्रेटरी सेल मैच्योर होता है वो रप्चर हो जाता है और सिक्रेटरी प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मीरोक्राइन ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स एंड होलोक्राइन ग्लैंड। और इसी के साथ ही हमने अपना एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के 3 टिश्यूज के बारे में बात कर लेंगे। तो देखिए, अगर आप CSIR नेट JRF का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारे एजुकेटर्स मिलते हैं। हमारे नेहा तनीषा मैम भी वहाँ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर हैं। और आप देख सकते हैं कि फी आपकी स्क्रीन्स पे आपको नज़र आ रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा ऑफ मिले तो आपको बिल्कुल ऑफ भी मिल सकता है। इसके लिए आपको यूज़ करना है रेफरल कोड नेहा, जाइए यूज़ करिए, 10% ऑफ लीजिए, मैम को फॉलो करिए। आप उनका वॉच टाइम देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे उनके फॉलोअर्स भी हैं। तो चलिए, इसके साथ आपको क्या नहीं भूलना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं भूलना है, और कहीं भी आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ध्यान।